Please do like and subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notification of my new video. हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कि व्हाट इट मीन, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसमें कितने तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके क्या फॉर्मेट्स होते हैं, और इन द लास्ट हम डिस्कस करेंगे 2 केस स्टडीज़ जिससे कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगी। तो पूरा कंसेप्ट समझने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, इट इज़ पॉसिबल फॉर ए फर्म टू बी हाईली प्रॉफिटेबल बट नॉट एबल टू पे डिविडेंड्स, not able to invest in new machineries, not able to pay interest on time, not able to pay salaries on time, not able to pay to creditors and go bankrupt। ऐसा कई बार देखा गया है कि बहुत सारी कंपनीज जिनका P&L अकाउंट में बहुत प्रॉफिट शो हो रहा है लेकिन उनके पास डिविडेंड पे करने के लिए फंड्स नहीं है, मशीनें खरीदने के लिए फंड्स नहीं है, इंटरेस्ट पे करने के लिए फंड्स नहीं है, इवन सैलरीज तक एम्प्लॉयज़ को देने के लिए फंड्स नहीं है, क्रेडिटर्स को देने के लिए फंड्स नहीं है, और लास्ट में जो कंपनीज हैं वो बैंकरप्ट हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये सब हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट दैट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट। पीरियड अंडर रिपोर्ट का मतलब है कि आप जितने भी टाइम का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, चाहे वो 1 महीने हो, 3 महीने हो, 6 महीने हो या 1 साल हो। तो अगर आप 1 साल की बात करें हम, तो 1 साल में कुल मिलाकर के कितना कैश कंपनी में आया और कितना कैश कंपनी से बाहर गया, तो उसकी जो एक स्टेटमेंट है उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, देखिए, डोरेज आयरन कंपनी थी एक यूएसए की। तो सबसे पहले 1863 के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ था। तब क्या हुआ था इस कंपनी के अंदर कि कंपनी का एज पर P&L काफ़ी प्रॉफिट था। तो कंपनी के जो ऑनर्स थे उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम कुछ मशीनें खरीदते हैं बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। लेकिन जब वो फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास गई तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई कंपनी के पास फंड्स नहीं है। तो मालिकों को बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, P&L में तो बहुत प्रॉफिट है। तो फिर उन्होंने फर्स्ट टाइम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया था कि भाई हमारे पास पूरे साल में कहाँ कहाँ से कैश आया और कहाँ कहाँ कैश गया। तो पता चला कि एक्चुअली में प्रॉफिट तो है लेकिन कैश क्यों नहीं है, क्योंकि पैसा डेटर्स में फंसा हुआ है। जिन डेटर्स को हमने उधार में माल बेचा है उन्होंने अभी तक पेमेंट ही नहीं किया है। तो दैट्स वाई कैश की क्राइसिस है कंपनी में। धीरे 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 और भी बहुत सारी कंपनीज इसको बनाने लगी। कुछ कंपनीज बैंकरप्ट हो गई थी, कुछ कंपनीज के अंदर स्पेकुलेशंस हो गए थे, एम्बेजलमेंट्स हो गए थे। तो उससे बचने के लिए यूएसए ने 1987 में कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंपल्सरी कर दिया। मीन्स कि आपको अपनी बैलेंस शीट और P&L अकाउंट के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। देन 1989 में यूरोप ने इसको कंपल्सरी कर दिया और इंडिया में 1994 से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपल्सरी है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए, कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर readily convertible into non amount of cash and which are subject to an insignificant risk of change in value। तो कैश इक्विवेलेंट्स उन्हें कहते हैं जो कैश की तरह ही हैं, जो शॉर्ट टर्म है, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है और जिनकी वैल्यू में कोई चेंज होने का कोई खास रिस्क नहीं है। यानी इसके अंदर हम केवल वही सिक्योरिटीज़ लेते हैं जिनकी की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। तो एग्जांपल्स आर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डिमांड ड्राफ्ट जिसको DD भी कहते हैं, चेक्स इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैविंग मैच्योरिटीज़ ऑफ लेस देन 3 months। तो ये सारी चीज़ें हमारी कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय हमें सिर्फ कैश से मतलब होता है कि कैश का इनफ्लो कहाँ हुआ, कैश का आउटफ्लो कहाँ हुआ। तो जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कभी भी शो नहीं की जा सकती हैं। तो एग्जांपल्स आर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। आपने डिबेंचर्स के बदले में इक्विटी शेयर्स दे दिए, या आपने प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में इक्विटी शेयर्स दे दिए, या कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू कर दिए, या कंपनी ने शेयर्स की स्प्लिटिंग कर दी, हायर फेस वैल्यू की बजाय लोअर फेस वैल्यू के शेयर्स इशू कर दिए। आपने कुछ एसेट्स परचेज करी और बदले में आपने डिबेंचर्स दे दिए या शेयर्स दे दिए, या आपने कोई दूसरी कंपनी परचेज की, बदले में आपने शेयर्स दे दिए, या डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, ये तो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, या आपने कुछ अमाउंट रिजर्व्स या प्रोविज़न में ट्रांसफ़र करी है। तो ये सारे हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कभी भी शो नहीं किया जाता है।
अब there are three types of activities in the cash flow statement: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर preliminary derived from the principal revenue generating activities of the business. So they generally result from the transactions that enter into the determination of profit or loss. यानी ऑपरेटिंग, जैसे कि हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मतलब है जिस चीज़ में कंपनी ऑपरेट कर रही है, जो उसका मेन बिजनेस है, तो उस बिजनेस से उसको क्या इनकम जनरेट हो रही है, क्या कैश जनरेट हो रहा है, दैट इज़ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसमें ज़्यादातर वो आइटम्स आती हैं जो हम P&L अकाउंट में भी शो करते हैं। तो द एग्जाम्पल्स आर, नंबर 1, तो कैश इनफ्लो, कैश कहाँ कहाँ से आ सकता है कंपनी के अंदर? कैश सेल्स के थ्रू, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स, कैश रिसीव फ्रॉम कमीशन और फीस, कोई रॉयल्टी रिसीव हुई या आपने टैक्सेस ज़्यादा जमा कर दिए थे तो रिफंड ऑफ टैक्स। कैश का आउटफ्लो कहाँ कहाँ होगा, किस तरीके से होगा? कैश परचेजेस, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी जो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, रिपेयर्स, सैलरीज एक्सेट्रा, पेमेंट ऑफ वेजेस, टैक्सेस, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आइटम्स हो गए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टिंग में आप समझिए दो चीज़ें आती हैं मेनली, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप फिक्स एसेट्स को सेल कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं तो उससे कैश का इनफ्लो होगा, और इन्हें अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उससे कैश का आउटफ्लो होगा। एज वेल एज अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कुछ इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, तो उससे आपको इंटरेस्ट की इनकम या डिविडेंड की इनकम होगी। तो क्योंकि ये इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम इन्वेस्टमेंट की वजह से हुई है, इसलिए इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करते हैं। तो कैश इनफ्लोज के एग्जांपल हुए प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। एंड कैश आउटफ्लो में केवल दो ही चीज़ें आएंगी, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की जब बात हो तो आप बैलेंस शीट के लाइबिलिटी वाले पोर्शन पे आ जाइए। लाइबिलिटी में भी जो हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं उस पोर्शन पे आ जाइए, यानी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, उनमें अगर कोई चेंज हो रहा है तो। जैसे फॉर एग्जांपल कैश इनफ्लो कैसे कैसे हो सकता है? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कैश, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है, कोई बैंक लोन लिया है, तो उन सब से कैश इनफ्लो होगा। आउटफ्लो कैसे होगा? पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे थे का बायबैक किया है, आपने प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया है, लोन का पेमेंट किया है, या इंटरेस्ट या डिविडेंड का पेमेंट किया है। क्योंकि लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, इसलिए लोन पे जो हम इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे वो भी फाइनेंसिंग के आउटफ्लो में आएगा। ऐसे ही इक्विटी शेयर्स हमारे फाइनेंसिंग में आते हैं, तो इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स पे जो हम डिविडेंड देंगे वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट दो तरीके से बनाया जाता है, एक है हमारा डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जो चेंज होता है वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट सेम होते हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग के फॉर्मेट में डिफरेंस होता है। अगर हम डायरेक्ट मेथड से देखें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो सबसे पहले आता है इसमें कैश रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश सेल्स, तो ये सब पॉजिटिव है। कैश रिसीट फ्रॉम कमीशन, फीस एंड रॉयल्टी। कैश परचेजेस में कैश जाएगा, इसलिए इसको नेगेटिव साइन से ब्रैकेट से शो किया गया है, क्योंकि ब्रैकेट नेगेटिव को शो करता है। कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टैक्सेस पेड। तो हमारा इसका सबको प्लस माइनस करने के बाद हमारा आंसर प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी। प्लस में आता है तो उसे कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, माइनस में आता है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर आप इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट मेथड में जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो एक्टिविटी स्टार्ट होती है वो होती है नेट प्रॉफिट एंड लॉस एज पर P&L अकाउंट, कि P&L अकाउंट के अंदर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो हम लेंगे यहाँ पे, उसके अंदर ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस यानी डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, रिजर्व्स, प्रोविजंस। कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है तो उसको ऐड कर देंगे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग हमारा लॉस है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को लेस कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ हैं
उनके डिफरेंसेस लिए जाएंगे। तो डिक्रीज इन करंट एसेट, सपोज आपकी इन्वेंट्री पहले 1 लाख थी, अब 80,000 हो गई, तो 20,000 डिक्रीज हो गई। तो अगर आपकी करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो वो ऐड होगी। ऐसे ही अगर आपकी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो ऐड होगी। लेकिन अगर आपकी करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसको लेस में लिखा जाएगा, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को भी लेस में लिखा जाएगा। तो इसको भी पूरे को सॉल्व करके आपका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ दो ही चीज़ों को हम लेते हैं, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स को। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स पॉजिटिव, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पॉजिटिव, इंटरेस्ट रिसीव्ड पॉजिटिव, डिविडेंड रिसीव्ड पॉजिटिव, क्योंकि इन सब में कैश आ रहा है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट में कैश आउटफ्लो है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी कैश आउटफ्लो है। तो इसका जो नेट आंसर आएगा उसे हम कहेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देन सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग के अंदर मैंने आपको बताया, इसमें हम नॉन करंट लाइबिलिटीज वाला पोर्शन देखते हैं, यानी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंशियस लोन्स को। तो इश्यू ऑफ शेयर्स में कैश आ रहा है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में कैश इनफ्लो है, लोन टेकन में कैश इनफ्लो है, पेमेंट ऑफ लोन में कैश का आउटफ्लो है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैश आउटफ्लो, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स कैश आउटफ्लो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैश आउटफ्लो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैश आउटफ्लो। इसका जो आंसर है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो अगर आंसर प्लस में है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और नेगेटिव है आंसर तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर हमने जो तीनों एक्टिविटी बनाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों के जो भी आंसर्स आए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, उन्हें हम ऐड कर देंगे। अगर तीनों को ऐड करने के बाद आंसर पॉजिटिव आता है तो उसे हम कहते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और अगर नेगेटिव आता है तो लिखते हैं नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और फिर इसके बाद में हम लास्ट में ऐड कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी साल के शुरू का ओपनिंग बैलेंस क्या था कैश का, और दैट शुड बी इक्वल टू द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो वो अगर हमारे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश से मिल जाता है, टैली कर जाता है, तो इसका मतलब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक बनाई है। तो ये था अबाउट द फॉर्मेट। अब हम लेमन ब्रदर्स का एक केस डिस्कस करते हैं कि इट वॉज ए बैंक विच वॉज स्टार्टेड इन 1850। ये 1850 में बैंक स्टार्ट हुआ और 2008 में ये बैंक बैंकरप्ट हो गया। ये यूएसए का एक बहुत बड़ा बैंक था। जब ये बैंकरप्ट हुआ तो इसकी एसेट्स थी 639 बिलियन की, और इसके ऊपर जो डेट था वो था 619 बिलियन का। यानी कंपनी, यानी बैंक के पास एसेट्स ज़्यादा थी, तब भी बैंक बैंकरप्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बैंक ने जिन कस्टमर्स को लोन दे रखा था वो कस्टमर्स लोन का पेमेंट वापस नहीं कर रहे थे। तो लोन का पेमेंट वापस न करने की वजह से इनका सारा कैश फंस गया। अब कस्टमर्स तो दे नहीं रहे हैं लोन का पेमेंट, लेकिन जो डिपॉजिटर्स हैं वो लगातार बैंक में कैश विड्रॉ करने के लिए आ रहे हैं। तो बैंक एक लिक्विडिटी क्राइसिस में फंस गया और उसको इंसॉल्वेंसी में जाना पड़ गया। ये उसकी आप स्टेटमेंट्स देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि वाई कैश फ्लो इज इम्पॉर्टेंट। फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो लेमन ब्रदर्स होल्डिंग इनकॉर्पोरेशंस मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स। तो 2005, 6, 7 तीनों सालों की अगर आप देंगे तो नेट इनकम तीनों सालों में इंक्रीज हो रही है। 2005, 6 और 7 तीनों ईयर्स में नेट इनकम इंक्रीज हो रही है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ये नेगेटिव है। 2005 में 12,000 के आसपास नेगेटिव, फिर 36,000 नेगेटिव, फिर 45,000 नेगेटिव। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग 447 नेगेटिव, 792 नेगेटिव, 1698 नेगेटिव। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग पहले 12,112 था 2005 में, ये पॉजिटिव है। 2006 में 38,000 प्लस पॉजिटिव है। 2007 में 48,000 प्लस पॉजिटिव है। इन तीनों एक्टिविटीज़ को देख के हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि बैंक की जो मेन जो ऑपरेटिंग इनकम है, जो कंपनी, जो बैंक का मेन काम है, उससे उसको लगातार नेगेटिव कैश फ्लो मिल रहा है। अब इस नेगेटिव कैश फ्लो को पूरा करने के लिए बैंक क्या कर रहा है? लगातार लोन पे लोन लिए जा रहा है, और लोन ले लेकर के वो अपने एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का वो पेमेंट कर रहा है। इट मीन्स कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसका पॉजिटिव होना सबसे ज़रूरी है। वो अगर पॉजिटिव है और बाकी दोनों नेगेटिव हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोनों नेगेटिव का मतलब होता है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कहीं, इसलिए वो नेगेटिव है, या आप अपने पुराने लोन
का पेमेंट कर रहे हैं इसलिए वो नेगेटिव है। लेकिन अगर आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव है तो इसका मतलब कि कंपनी जिस चीज़ का बिजनेस कर रही है, मेन जो उसका काम है, वो वहीं से कैश जनरेट नहीं कर पा रही है। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं एबीसी कंपनी और XYZ का। तो इनकी 31 मार्च 2020 की हमने ली है फिगर कि दोनों की ऑपरेटिंग एक्टिविटी दे रखी है, इन्वेस्टिंग दे रखी है, फाइनेंसिंग। जो क्लोजिंग बैलेंस कह लो या नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कह लो, एबीसी कंपनी का 428 इंक्रीज हुआ है कैश, और XYZ कंपनी का 7,909 रुपीज़ हुआ है। तो इंक्रीज को देख के तो ऐसा लग रहा है कि XYZ कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर आप तीनों एक्टिविटीज़ को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एबीसी कंपनी है एक्चुअली में वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि जो उसका मेन बिजनेस है, उस बिजनेस से उसने 26,349 पॉजिटिव कैश जनरेट किया है, जबकि XYZ केवल 58 ही कर पाई। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें बता रही है कि एबीसी कंपनी ने 11,670 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है कुछ फिक्स एसेट्स में या इन्वेस्टमेंट्स में, जबकि XYZ ने केवल 1,253 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमें बता रही है कि एबीसी कंपनी ने 14,251 रुपीज़ के अपने जो पुराने लोन कह लो या बोरोइंग्स कह लो उनका पेमेंट किया है, जबकि XYZ ने 9,104 का लोन लिया है। तो लोन लेने की वजह से XYZ कंपनी का जो कैश बैलेंस है वो इंक्रीज कर रहा है और एबीसी कंपनी का बहुत कम शो हो रहा है। बट इस कंपैरिजन से हमें पता चल रहा है कि एबीसी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो लिक्विडिटी पोजीशन है, वो XYZ से काफ़ी बेटर है। एंड एबीसी कंपनी अपनी सेल्स को, अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को कैश में ज़्यादा बेहतर तरीके से कन्वर्ट कर पा रही है, जबकि XYZ ऐसा नहीं कर पा रही है। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।